हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 15 नवंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे 15 नवंबर के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और हर प्रश्न के नीचे 5 से 6 ललन टॉप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं, जिसका हम रिवीजन करेंगे। और अगर बात करते हैं कि यहाँ पे आज हम लगभग 70 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इतनी क्लास को देखने के लिए आप सभी हमारे साथ 25 मिनट तक बने रहेंगे। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पुणे स्थित सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएई में किया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? तो इसको स्थापित किया गया था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भारत में देना और विदेशों तक पहुंचाना इस यूनिवर्सिटी का उद्देश्य था। इस यूनिवर्सिटी का अगर पूछे मुख्यालय कहाँ पे है, तो पुणे महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। अभी जो है सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का अगर पूछे पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित किया गया है, यूएई के दुबई नॉलेज पार्क में स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन या शुभारंभ अगर पूछे किसने किया है, तो डॉक्टर एस जयशंकर जी ने किया है, जो कि हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं। तो सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित किया गया है, तो यूएई में स्थापित किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे। बात करते हैं आईआईटी मद्रास का विदेश में खोला गया पहला ऑफशोर कैंपस कौन सा है, किस जगह पे खोला गया था? तो जंजीबार द्वीप पर खोला गया था। और इस पर अगर पूछे अधिकार किस देश का है, तो तंजानिया का है। आईआईटी दिल्ली का पहला विदेशों में खोला गया पहला ऑफशोर कैंपस कौन सा है? तो यह अबू धाबी में खोला गया था। आईआईटी मद्रास का पहला विदेश में अनुसंधान और नवाचार केंद्र कहाँ खोला गया था? तो यह खोला गया है यूएई में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाल ही में यूएनएचसीआर के वर्ष 2024 के नानसेन पुरस्कार से सम्मानित दीप्ति गुरंग का संबंध किससे है? दीप्ति गुरंग कहाँ की हैं? नेपाल की हैं। वहीं बात करते हैं कि जो नानसेन से पुरस्कार है, यह 2024 में 5 महिलाओं को दिया गया है, जिसमें है सिस्टर रोसिता, ये ब्राज़ील की हैं, मैमोना बा, ये बुर्किना फासो की हैं, नाडा फडोल सूडान की हैं, दीप्ति गुरंग जो कि प्रश्न में हमारे पूछा गया था, ये कहाँ की हैं? तो ये नेपाल की हैं। और जिन दावोद कहाँ की हैं? ये सीरिया की हैं। तो 5 लोगों को 2024 में नानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? तो इटली ने किया है। वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ है? रूस में। और यहीं पे जो है 5 नए सदस्य देश ब्रिक्स में शामिल हुए थे, जिनका नाम है मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई। तो अगर बात करें कि ब्रिक्स में अब कुल कितने देश हैं, तो ब्रिक्स में कुल 10 देश हैं। ठीक है, इसकी स्पेलिंग होती है BRICS। तो 5 देश यहाँ से, B से ब्राज़ील हो जाएगा, R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, तो 5 देश यहाँ से और 5 देश यहाँ से। तो वर्तमान में अगर पूछे ब्रिक्स में कितने देश हैं, तो 10 देश हैं। हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? देश में अगर पूछे तो किर्गिस्तान हो जाएगा। वहीं यूटी में पूछे कि किसने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, तो लद्दाख। हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दीव में हुआ है। और इसमें अगर पूछे पहला स्थान किसका आया है, तो मध्य प्रदेश का आया है। दूसरा प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह मनाया जाता है 15 नवंबर को। इसकी अगर व्याख्या देखें तो राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो यह 15 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती होता है। तो इन्हीं की याद में राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को। इन्हीं बिरसा भगवान जी को धरती बाबा भी कहते हैं। और अगर बात करें कि जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत कब से की गई है, तो 2021 से करा गया है। और जो धरती बाबा है यानी भगवान बिरसा मुंडा जी हैं, इन्होंने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो मुंडा विद्रोह अगर पूछे किसने शुरू किया था, तो भगवान बिरसा मुंडा जी ने किया था। और इन्हीं की याद में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि सन 2000 में 3 नए राज्यों का गठन होता है,
तो 2000 ईस्वी में जो है 3 नए राज्यों का जो है निर्माण किया जाता है। बात करते हैं, पहला होता है 9 नवंबर को छत्तीसगढ़ बनता है किससे अलग होके, तो मध्य प्रदेश से अलग होके छत्तीसगढ़ बनता है। 9 नवंबर को जो है उत्तराखंड का निर्माण होता है उत्तर प्रदेश से अलग होके। और वहीं 15 नवंबर को जिस दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, इसी 15 नवंबर को झारखंड को अलग कर दिया जाता है बिहार से। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। बात करते हैं कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। उड़ीसा के किस जिले में, तो राउरकेला जिले में स्थित है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, जो कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का किसने अपने देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया है, तो यह इजराइल ने किया है। हाल ही में चादुम्बी महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, तो चादुम्बी महोत्सव मनाया जाता है असम में। हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है, तो इंद्रमणि पांडे जी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ करेंगे, तो बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है, मोदी जी ने, और कहाँ किया है, तो यह इस महोत्सव का शुभारंभ किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो बोडोलैंड महोत्सव इसका पहली बार आयोजन किया जा रहा है दिल्ली में, ठीक है। और इस फेस्टिवल का अगर पूछे शुभारंभ किसने किया है, तो पीएम मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया है। वहीं अगर बात करते हैं कि किस परिसर में या किस स्टेडियम में किया है बोडोलैंड महोत्सव का शुभारंभ, तो इंदिरा गांधी खेल परिसर में। इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है, तो इस बार मतलब 2024 में इसकी थीम रखी गई है समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव, इसकी थीम रखी गई है। तो बोडोलैंड फेस्टिवल अगर पूछे कहाँ का है, तो बोडोलैंड फेस्टिवल जो है यह मनाया जाता है असम में। किस जनजाति के द्वारा, बोडो जनजाति के द्वारा यह फेस्टिवल मनाया जाता है। और इसका पहली बार आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। और इसी जनजाति के द्वारा एक और फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे कहते हैं बगरुम्बा महोत्सव। तो ये भी कहाँ मनाया जाता है, तो असम में। अब बात करते हैं कि हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा बोडो भाषा को संविधान में जोड़ा गया था। तो 2003 में 4 भाषाओं को हमारे संविधान में जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन करके, जिसमें है BDMS, ठीक है। तो बी से हो जाएगा बोडो, डी से हो जाएगा डोंगरी, एम से हो जाएगा मैथिली, एच से हो जाएगा संथाली। तो इन 4 भाषाओं को जो है 2003 में 92वां संविधान संशोधन करके हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अगर पूछो वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं वर्तमान में हमारे संविधान में हैं। लेकिन मूल संविधान में अगर पूछे कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया था, तो मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। कितना भाषा थी, तो कुल 14 भाषा थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई थी, तो यह सिंगापुर में की गई थी। आसियान कंट्रीज की स्थापना अगर पूछे कब करा जाता है, तो आसियान की स्थापना 1967 में 1967 में किया जाता है, ठीक है। कब, तो 1967 में आसियान की स्थापना करी जाती है। और इसका मुख्यालय अगर पूछे कहाँ है, तो जकार्ता इंडोनेशिया में है। वर्तमान में आसियान में पूछे कुल कितने देश हैं, तो कुल 11 देश हैं। नवीनतम देश अगर पूछे 11वां देश कौन सा शामिल हुआ है, तो तिमोर लेस्टे हुआ है। अभी जो है आसियान की बैठक 2024 में अगर पूछे कहाँ हुई है, तो लाओस में हुई है। लाओस की राजधानी का नाम पूछे क्या है, तो वियंतिने इसकी राजधानी का नाम है। और यहीं पर जो है आसियान की बैठक 2024 में हुई है। हाल ही में किस राज्य की जनजाति के पारंपरिक खाद्य पदार्थ और चावल से बनी बियर की किस्मों को जीआई टैग दिया गया है, तो इन दोनों प्रोडक्टों को जीआई टैग दिया गया है, जिसमें खाद्य पदार्थ चावल था और इसी चावल से बने बियर को जो है जीआई टैग दिया गया है। ये असम के हैं। अगर बात करते हैं कि जीआई एक्ट कब स्थापित किया गया था, तो जीआई अधिनियम आया था 1999 में। अगर पूछे जीआई की स्थापना कब करी जाती है, तो जीआई टैग की स्थापना करी जाती है 2003 में। और पहली बार अगर पूछे जीआई टैग किसे दिया गया था, तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। कब दिया गया था, तो 2004 में दिया गया था। कितने वर्ष के लिए जीआई टैग दिया जाता है, तो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। किस मंत्रालय के द्वारा, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जीआई टैग दिया जाता है। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता किसने करी थी, तो 2024 में यूनेस्को की 46वीं बैठक हमारे भारत में हुई थी। और यहीं पर जो है इसी बैठक में भारत का 43वां विश्व धरोहर
स्थल शामिल किया गया था जिसका नाम है मोईदम। ठीक है, तो मोईदम जो है भारत का नवीनतम विश्व धरोहर स्थल है जिसका नाम है मोईदम। और मोईदम अगर पूछे स्थान किस राज्य में है तो यह असम में है। कहाँ है? असम में है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें चौथा, हाल ही में अमरावती कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए 13,500 करोड़ रुपए ऋण का समझौता किससे किया गया है? तो अमरावती को विकसित करने के लिए 13,500 करोड़ रुपए ऋण कौन देने वाला है? विश्व बैंक और एडीबी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही। इसकी अगर व्याख्या देखें तो अमरावती कैपिटल प्रोजेक्ट यह शुरू किया गया है किसको देखते हुए? जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी बनने वाली है अमरावती। ठीक है, तो इसको विकसित करने के लिए, बेहतर जल निकासी के लिए और बेहतर सड़कें बनाने के लिए 13,500 करोड़ रुपए जारी किया गया है। और यह रुपया कौन देने वाला है? तो यह विश्व बैंक और एडीबी देने वाला है। किसके लिए? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को विकसित करने के लिए, जिसमें बेहतर जल निकासी हो, बेहतर सड़क हो। ठीक है, बात करते हैं कि भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है जो अभी इसका गठन किया गया है। तो नवीनतम राज्य है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना को अलग किया जाता है आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को अलग किया जाता है। ठीक है, और 10 साल के लिए जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है 10 साल के लिए किसको बनाई जाती है? हैदराबाद को बनाई जाती है। फिर इसके बाद कहा जाता है कि 10 साल के लिए हैदराबाद रहेगा। अगर 10 साल के बाद जब आंध्र प्रदेश अपनी राजधानी बनाएगा तो तेलंगाना की राजधानी क्या हो जाएगी? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो जाएगी और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी हो जाएगी। तो यह बनाया गया है अभी अमरावती को। ठीक है, तो अभी 2024 में जो है 10 साल पूरे हो जाते हैं, तो इसके लिए आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती बनती है। और इसको विकसित करने के लिए 13,500 करोड़ रुपये कौन देने वाला है? विश्व बैंक और एडीबी देने वाला है। हाल ही में गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर को, जबकि 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यूएई में किया गया है। हाल ही में चर्चा में रही 4 का स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? तो मनोज मुकुंद नरवाणे जी की यह पुस्तक है। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किससे है? तो उग्रम एक प्रकार का असॉल्ट राइफल है। हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह मुंबई से नवी मुंबई को कनेक्ट करने वाला देश का सबसे बड़ा समुद्री पुल है अटल सेतु। हाल ही में यूएन हैबिटेट और संघाई नगर पालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो भारत का पहला शहर बन गया है तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल में है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो वैश्विक स्थिरता पुरस्कार इस बार जो है विश्व के 5 बड़े शहरों को यह पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं कि भारत में किसे दिया गया है? तो भारत का एकमात्र शहर है जिसे वैश्विक स्थिरता पुरस्कार दिया गया है। इसका नाम है तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल में है। ठीक है, और बात कर लेते हैं 4 और शहर कौन कौन से हैं। तो दोहा शहर है कतर का, मेलबोर्न है ऑस्ट्रेलिया का, अगादिर है मोरक्को का, और इफ्तात तालाब जो है कहाँ का है? ये भी मोरक्को का है। तो भारत का एक शहर है तिरुवनंतपुरम जिसे वैश्विक स्थिरता पुरस्कार दिया गया है। अगर पूछे किसके लिए दिया गया है, तो सतत विकास, अपने अपने शहरों में सतत विकास करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और वहीं पूछे कि सतत विकास लक्ष्य जो है इसको शुरुआत कब करी जाती है? तो 2015 में इसकी शुरुआत करी जाती है और 15 साल के लिए यानी 2030 तक इसमें निर्धारित किए गए हैं। पूरे विश्व के लिए 17 गोल को निर्धारित किया गया है। तो इसी के लिए जो है यह पुरस्कार दिया गया है तिरुवनंतपुरम को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा शेतकरी समृद्ध किसान स्पेशल ट्रेन प्रारंभ करी है? तो यह प्रारंभ किया गया है महाराष्ट्र से बिहार के बीच में किया गया है, जो कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा शुरू किया गया है। और यह प्रथम किसान रेल है जो कि बिहार के पूछे दानापुर से लेकर महाराष्ट्र के देवताली को कनेक्ट करने वाली है। और इन दोनों के बीच में टोटल 1515 किलोमीटर है। हाल ही में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पटना में। हाल ही में यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो इन्फेंटिनो साहब को किया है, जो कि फीफा के अध्यक्ष भी हैं। हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो केरल में किया गया है।
छठा प्रश्न है, हाल ही में स्पर्शदंश सर्पदंश को अधिसूचित रोग किसने घोषित किया है? तो सांप को काटने के लिए अधिसूचित रोग किसने घोषित कर दिया है? तमिलनाडु ने किया है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो सर्पदंश, जिसे स्नेक बाइट भी कहते हैं, इसे जो है अधिसूचित रोग अगर पूछे किसने घोषित किया है तो तमिलनाडु ने घोषित किया है। और तमिलनाडु ने अपने कानून व्यवस्था में सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम के अंतर्गत 1939 में सर्पदंश यानी स्नेक बाइट को जोड़ दिया है, जिसके लिए इसको जोड़ने से क्या होगा कि बेहतर उपचार हो सकेगा और मौत भी कम हो सकेगी। इसीलिए जो है सर्पदंश को तमिलनाडु सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम 1939 में ऐड कर दिया गया है। तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि स्टडी ऑफ स्नेक किसे कहा जाता है, तो सर्पेंटोलॉजी को स्टडी ऑफ स्नेक कहा जाता है, ठीक है। हाल ही में घोषणा के अनुसार भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो यह जो है 50वें नंबर की अगर बात करते हैं कौन थे, तो DY चंद्रचूड़ साहब थे। इनका कार्यकाल जो है 10 नवंबर 2024 तक था। यानी कि अब 91वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? संजीव खन्ना जी बन गए हैं। और इन्होंने 14 नवंबर को जो है शपथ ली थी और इनका कार्यकाल मई 2025 तक चलने वाला है। तो 91वें नंबर के कौन बन गए हैं? संजीव खन्ना जी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ प्रारंभ किया है? तो यह शुरू किया गया है झारखंड में। झारखंड के CM कौन है? हेमंत सोरेन जी हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं संतोष गंगवार जी। हाल ही में भारतीय सेवा ने कौन सा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है? तो संभव किया है, तो भारतीय सेना ने, ठीक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो युगांडा में प्रारंभ हुआ है। 7वां प्रश्न, हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहला भुगतान समाधान जेनवाइस UPI किस बैंक के सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सिस बैंक के सहयोग से लॉन्च किया गया है। इसकी व्याख्या देख ले, जेनवाइस UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। इसको अगर पूछे लॉन्च किसने किया है, तो एक्सिस बैंक ने इसको लॉन्च किया है और साथ साथ में जेनवाइस ने इसको लॉन्च किया, ठीक है। तो जेनवाइस और एक्सिस बैंक ने मिलकर जो है जेनवाइस UPI को लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। और किसके लिए लॉन्च किया है? तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह लॉन्च किया गया है। लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो सरल और सहज रूप से डिजिटल भुगतान हो सके। किसके लिए? तो जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए, ठीक है। तो उनके लिए जेनवाइस UPI को लॉन्च किया गया है। एक्सिस बैंक और जेनवाइस ने मिलकर लॉन्च किया है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जिससे उनको आने जाने में बैंक में प्रॉब्लम ना हो और सरल और सहज तरीके से डिजिटल भुगतान हो सके। हाल ही में HDFC ने कहाँ अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है? तो अभी जो है हाल ही में सिंगापुर में किया है। वहीं बात करते हैं कि HDFC ने पहला प्राइवेट बैंक कहाँ खोला है? तो HDFC ने अपना प्राइवेट बैंक की शाखा खोल दी है लक्षद्वीप में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में दुनिया की पहली बायोनिक आँख जिसका नाम है जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम को कहाँ विकसित किया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में विकसित किया गया है। स्टडी ऑफ आइज़ क्या कहलाती है? ऑफ्थेल्मोलॉजी कहलाती है। हाल ही में मवेशियों के त्यौहार कनुमा का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कनुमा का आयोजन किया गया है तेलंगाना में। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची BR अम्बेडकर की प्रतिमा, सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो विजयवाड़ा के आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8वां, हाल ही में 15 जिलों में नार्को अपराधियों के खिलाफ किसने ऑपरेशन कवच 6.0 चलाया है? तो यह चलाया गया है नई दिल्ली के द्वारा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ऑपरेशन कवच 6.0 किसने शुरू किया है? तो दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है, 15 जिलों में शुरू किया है। किसके लिए? तो जो नार्को अपराधी होते हैं उनके लिए शुरू किया है, जिससे मादक पदार्थों की जो आयातक और निर्यातक होती है इसको रोकना ऑपरेशन कवच 6.0 का उद्देश्य है, जो 15 जिलों में दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन देख लेते हैं। जैसे ऑपरेशन सद्भाव कहाँ चलाया गया था? तो आप सभी को बताना है कि भारत सरकार के द्वारा जहाँ पर टाइफून यागी आया था उन देशों की हेल्प करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव भारत ने चलाया था। और आपको बताना है कि टाइफून यागी जो है किस देश में आया था, ठीक है। ऑपरेशन इंद्रावती भारत ने चलाया था हैती में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए। ऑपरेशन अजय चलाया था इजराइल में। ऑपरेशन बॉम्बे बकेट जंगलों की आग बुझाने के लिए उत्तराखंड ने शुरू किया था।
ऑपरेशन संकल्प इंडियन नेवी ने शुरू किया था। जैसे एक जहाज़ पानी में फंस जाती है तो उसको निकालने के लिए, अपने तटों की सुरक्षा करने के लिए, तो ऑपरेशन संकल्प इंडियन नेवी ने चलाया था। ऑपरेशन सर्वशक्ति किसने शुरू किया था? तो यह जम्मू कश्मीर के पुलिस ने शुरू किया था। और किसके लिए? जो भी वहाँ पे आतंकी हैं उनको खदेड़ने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में 4 अमृत फार्मेसी खोलने वाला पहला कोयला कंपनी कौन सी है? तो SEC है, जिसे कहते हैं साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। इसने 4 अमृत फार्मेसी खोलने की जो है घोषणा कर दी है। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया है? तो पोर्ट लुइस में खोला गया है, जो कि मॉरिशस की राजधानी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक सेकंड बच्चों। ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना ने दूसरा संयुक्त अभ्यास साइक्लोन किसके साथ प्रारंभ किया है? तो इंडिया और मिस्र के साथ जो है साइक्लोन अभ्यास का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो 2024 में 5 लोगों को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव जी। हाल ही में इंडियन ऑयल का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये बने हैं अरविंदर सिंह साहनी जी, इंडियन ऑयल के अध्यक्ष। इसकी अगर व्याख्या देखें तो भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन सी है? इंडियन ऑयल है। इसकी स्थापना 1964 में होता है और 5 साल के लिए अभी इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अरविंद सिंह साहनी इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। वही पूछे फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो हर्षवर्धन अग्रवाल जी बनाए गए हैं फिक्की के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो कालीन भैया यानी पंकज त्रिपाठी जी बनाए गए हैं। और USA में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो तुलसी गेबार्ड नियुक्त किए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखेंगे। थाईलैंड के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद जी बनाए गए हैं। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे बड़ा दशई उत्सव का संबंध किससे है? तो यह बड़ा दशई उत्सव नेपाल का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। यह कहाँ मनाया गया है? तो काठमांडू की घाटी में मनाया गया है, जो कि 15 दिन का फेस्टिवल है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि नेपाल की जो पर्यटन राजधानी है इसका क्या नाम है? तो पोखरा नाम है। हाल ही में सऊदी अरब के जॉय अवार्ड्स में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आलिया भट्ट है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, हाल ही में एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसने चलाया है? तो केरल ने चलाया है। किसके लिए? जो एंटीबायोटिक, किसी को थोड़ा भी दर्द होता है तो एंटीबायोटिक ले लेते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसान होता है। नेक्स्ट प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने द्रव और तापीय विज्ञान में अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह किया गया है IIT मद्रास के साथ। इसकी व्याख्या देखें तो द्रव और तापीय विज्ञान में अनुसंधान केंद्र को स्थापित करने वाला अगर स्थापित किसने किया है? तो यह किया गया है DRDO के द्वारा किया गया है। DRDO की स्थापना अगर पूछे कब होती है तो यह होता है 1559 में। ठीक है, कब? तो 1558 या 59 में होता है, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ। तो 1558 या 59 में होता है DRDO की स्थापना, शायद 58 में होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि द्रव और तापीय विज्ञान में अनुसंधान केंद्र किसने स्थापित किया है? DRDO ने। और इसके साथ समझौता किस IIT के साथ किया है? तो IIT मद्रास के साथ इसमें समझौता किया गया है। और द्रव और तापीय विज्ञान को कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह IIT मद्रास के कैंपस में किया जाएगा। इसमें क्या बात है कि जैसे जब कोई जो प्रक्षेपण यान होते हैं, जब उसको जो है लॉन्च किया जाता है, जो उससे हाई पावर या फिर हाई एनर्जी निकलती है बाहर, तो उसी एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए, जिससे उसका दुष्परिणाम जो है न पड़े, तो उसको रोकने के लिए, उसके चुनौतियों से निपटने के लिए IIT मद्रास के साथ समझौता किया गया है। किसके लिए? तो द्रव और तापीय विज्ञान में अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है DRDO ने। और जो भी प्रक्षेपण यान की थर्मल चुनौतियां हैं उनको समाधान करने के लिए IIT मद्रास के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ है। और हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। हाल में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो कैमरून ने। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे विजय राघवन पैनल का संबंध किससे है? तो यह स्थापित किया गया था यह पैनल कि DRDO में अच्छी तरह से कार्य हो रहा है कि नहीं, तो उसकी जांच पड़ताल करने के लिए।
दो और प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट बियॉन्ड बेसिक्स किसने जारी किया है? तो एनजीओ प्रथम ने जारी किया है। वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? तो क्रूटरेम है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से हमने अपने 25 मिनट में लगभग 70 से 80 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है पूरी व्याख्या के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।